हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनजाज फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं और अंतिम प्रहार की अब तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों से अब कर रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस का सब्जेक्ट चल रहा है, थ्योरी के क्वेश्चंस चल रहे हैं और फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक अपन आ गए हैं। देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर एंड इक्विटी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन क्या बनने वाला है, पहले वो क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे बनेगा, डिबेंचर का आपसे मीनिंग पूछ सकता है वो, ठीक है, मीनिंग पूछ लेगा। इस रिलेवेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। टाइप्स पूछ लेगा आपसे, एडवांटेज पूछ लेगा। वैसे तो डिसएडवांटेज होता नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर भी अपन डिसएडवांटेज भी इसका मतलब लिमिटेशंस होती है। डिसएडवांटेज तो क्या है, पैसा आ रहा है तो कौन सा डिसएडवांटेज, पैसा तो आना चाहिए, बट उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। तो एडवांटेज, डिसएडवांटेज या बेनिफिट, लिमिटेशंस, इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। डिबेंचर का भी पूछ सकता है और इक्विटी का भी पूछ सकता है। इक्विटी एक तरीके की शेयर कैपिटल होता है। पहले तो अपन डिबेंचर में बात करते हैं। तो डिबेंचर क्या होता है, बेसिकली एक प्रॉमिसरी नोट होता है। जैसे कि कंपनी शेयर इशू करती है, उसी तरीके से कंपनी डिबेंचर इशू करती है। डिबेंचर हमेशा उसकी इंटरेस्ट रेट के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम कहाँ से जाने जाते हैं, तो बोले अपनी इस पर्टिकुलर जगह से जाने जाते हो, सर राजस्थानी हैं, सर यूपी के हैं, सर दिल्ली के हैं, तो सर कहाँ से हैं, सर भारतीय हैं। ठीक है, उसके बाद सब कुछ है। तो उससे पहले भी इंसान है, लेकिन भारतीय होने का एक अपना ही स्वैग है, तो अपन वही बोलते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के डिबेंचर के आगे उसकी परसेंटेज लिखी हुई होगी, ये इसको पहचानने का तरीका है। यानी कि डिबेंचर हमेशा 8%, 6%, 9%, 15% लिखा होता है। ये परसेंटेज का मतलब क्या है, इस परसेंटेज का मतलब है कि इतना इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है कंपनी को। यानी अगर मैंने लिख दिया 8% डिबेंचर इशूड टू मिस्टर राम या मिस्टर आनंद, ठीक है, या मिस्टर रहीम टू मिस्टर विक्रम, किसी के भी नाम पे अपन ने 8% डिबेंचर इशूड करें तो कंपनी लाइबल हो जाएगी। अगर उसको 1 लाख रुपए के डिबेंचर मिले हैं तो कंपनी को उसको 8% यानी 800 रुपये पर एनम, है ना, ईयरली उसको पेमेंट करना होगा। ये डिबेंचर का मतलब होता है। अगर 12% है तो 12% पेमेंट करना होगा, 15 है 15, 6 है 6। डिबेंचर क्यों इशू करती है, जब कंपनी को लोन लेना होता है और वो बैंक के पास जाएगी, बहुत सारे कंप्लाइंसेस पूरे करने पड़ेंगे, तो कंपनी को लगता है मुझे अर्जेंटली पैसों की जरूरत है, डिबेंचर इशू कर दो। ये भी एक रेगुलेटरी प्रॉमिसरी नोट तरीके का है, जैसे प्रेफरेंस शेयर है। ठीक है, इसके अंदर भी कंपनी को पहले इनको पेमेंट करना होता है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर और उसके बाद इक्विटी शेयर। तो एक डिबेंचर एक तरीके का, जब कंपनी को एक बड़ा लोन देना है, मान लो कंपनी को 100 करोड़ की आवश्यकता है, अब वो मेरे पास आई कि आनंद सर 100 करोड़ व्यवस्था चाहिए, तो मैंने कहा मेरे पास तो 200 रुपए है, तो बोले 200 का लोन दो। तो वो 200 करके ऐसे मिला के सबसे पब्लिक से जब लोन लिया जाता है तो वो डिबेंचर के कैटेगरी के अंदर में आ जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, इसलिए कंपनी डिबेंचर इशू कर देती है। बेसिकली उसका पीछे रीजन ये होता है, नॉर्मल एफडी से ज़्यादा ब्याज इसमें दिया जाता है, इसलिए जो होते हैं कस्टमर्स वो कंपनी में इन्वेस्ट कर दें। तो डिबेंचर एक लॉन्ग टर्म डेप्ट होता है, शॉर्ट टर्म के लिए इशू नहीं होता। मिनिमम 10 साल 5 साल के लिए तो इशू होता ही होता है। लॉन्ग टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कंपनी, गवर्नमेंट एंटिटी टू रेज कैपिटल बढ़ाने के लिए होता है। इट्स अ टाइप ऑफ बॉन्ड है that acknowledge a debt obligation or provides a debenture holder with the fixed or floating interest। फिक्स्ड और फ्लोटिंग, यानी कि अब डिबेंचर के टाइप्स में अपन पढ़ेंगे फ्लोटिंग और फिक्स क्या होता है, ये अभी फ्लोटिंग का मतलब परिवर्तनशील। एक साल तो 8% ब्याज दिया, अगले साल 12 दिया, अगले साल 6% ही दिया, वो फ्लोटिंग में आ जाता है। तो की पॉइंट्स क्या होते हैं डिबेंचर के, एक इसमें इंटरेस्ट पेमेंट करना रेगुलर मस्ट होता है ना, ड्यू हो गया यानी कि देना ही है। मैच्योरिटी डेट होती है, जिस भी दिन आपका डिबेंचर इशू होता है उसकी एक फिक्स मैच्योरिटी डेट होती है। जैसे एफडी की मैच्योरिटी डेट है 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, है ना, उसी तरीके से डिबेंचर की भी फिक्स मैच्योरिटी डेट है। उस पर्टिकुलर डेट को आपको उसका कैपिटल, जैसे यहाँ पर अपन ने देखा था मिस्टर पिंटू ने, मान लेते हैं किसी कंपनी के 1 लाख रुपए के डिबेंचर खरीदे हैं, यहाँ पर अमाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए की, तो सालाना उसको 8% मिल रहा है।
और 5 साल के लिए उसका मैच्योरिटी पीरियड है, तो ये जब वो 5th ईयर जाएगा, 5th ईयर कंप्लीट होगा, तो मिस्टर पिंटू को पूरे 1,08,000 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? सॉरी 8,000 रुपये, पहले भी शायद यही था, 800 रुपये नहीं है, 1,08,000 रुपये मिल जाएंगे। 8% है ना, 1,08,000 रुपये, पहले वाले में भी सेम था, मेरी गलती, कान पकड़ के माफ़ी मांगी, है ना। तो याद रखिएगा मिस्टर पिंटू के 1,08,000 रुपये उसको मिलेंगे आफ्टर 5th ईयर, और हर साल उसको कितना अमाउंट मिलेगा? 8%। अगर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है तो 8% के हिसाब से 8,000 रुपये उसको हर साल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये अपना डिबेंचर है। इसका फर्स्ट पॉइंट होता है इंटरेस्ट, सेकंड है मैच्योरिटी डेट। मैच्योर यानी कि जब हो जाएगा तब उसको प्रिंसिपल सहित पूरा इंटरेस्ट का अमाउंट देना है। अनसिक्योर्ड भी होता है। यूजुअली प्रिंसिपल जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो कंपनी कुछ मॉर्गेज पे कुछ अमाउंट नहीं रखती, यानी कि ऐसा नहीं कि डिबेंचर इशू करा तो बदले में कोई जमीन रख ली या कोई एसेट्स हमने गिरवी पे रख दी, ऐसा नहीं होता। यूजुअली जो होते हैं डिबेंचर वो अनसिक्योर्ड ही होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट लीगलाइज्ड होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्डिंग होती है और सेबी इसको रेगुलेट करती है, जिसके थ्रू आप इसको अवेलना नहीं कर सकते। मतलब कंपनी मुकेर नहीं सकती कि आपका पैसा डूब जाएगा। वो कभी डूबेगा जब कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएगी। ठीक है, वेराइट ट्रेड की एबिलिटी होती है। कुछ डिबेंचर ट्रेड करे जा सकते हैं, हर डिबेंचर ट्रेड नहीं करा जा सकता, है ना। वो डिबेंचर के भी टाइप्स के अंदर है कि कौन से डिबेंचर ट्रेड करे जाते हैं। ट्रेड यानी कि ट्रांसफर, मेरा डिबेंचर लिया था, मिस्टर पिंटू ने डिबेंचर लिया, चिंटू को दे दिया, चिंटू ने मिंटू को दे दिया, तो ये डिबेंचर एक दूसरे के नाम पे चले गए। ऐसा शेयर्स में हो सकता है, डिबेंचर में, हर काइंड के डिबेंचर में नहीं हो सकता। तो टाइप्स ऑफ डिबेंचर में आ गए। आइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कन्वर्टेबल डिबेंचर। अब कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होते हैं? द डिबेंचर कैन बी कन्वर्ट इनटू द इक्विटी शेयर। कुछ डिबेंचर ऐसे डिबेंचर इशू करती है कंपनी की 5 साल बाद, या तो चाहो तो आप अपना फुल पेमेंट ले लो, या आपको लग रहा है कि कंपनी अच्छा कर रही तो आप इसको इक्विटी शेयर में भी ट्रांसफर कर सकते हो। या बहुत सी कंपनी, आपने ऐसा देखा होगा, शार्क टैंक पे एपिसोड आता है, उसमें वो बोलता है कि हम आपको 20% लोन दे रहे हैं, 20 लाख रुपए लोन दे रहे हैं और 20% की इक्विटी दे रहे हैं। तो वो हो सकता है कि वो लोन अमाउंट कंप्लीट ना हो, लोन अमाउंट का टेन्योर कंप्लीट हो, 4 साल 5 साल कंप्लीट हो, उसका पेमेंट ना करके आप उसको फिर से इक्विटी ऑफर कर दें, तो वो कन्वर्टेबल डिबेंचर की कैटेगरी में आ गया, है ना। वो तो खैर एक लोन का एग्जाम्पल था, लेकिन कुछ डिबेंचर इस तरीके के भी रहते हैं कि फ्यूचर में जाके वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो कन्वर्टेबल, और नहीं हो रहे हैं तो नॉन कन्वर्टेबल। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में हमको सिक्योर डिबेंचर भी देखने को मिलते हैं। सिक्योर यानी कि कंपनी मॉर्गेज पे रख रही होती है कुछ अमाउंट और उसके बाद वो डिबेंचर इशू करती है। फ्लोटिंग रेट ऑफ डिबेंचर, फ्लोटिंग रेट ऑफ डिबेंचर में क्या होता है कि इसमें इंटरेस्ट रेट जो रहती है वो फिक्स नहीं रहती। इंटरेस्ट रेट क्या होती है, बार बार चेंज होती है। तो जीरो कूपन डिबेंचर क्या होते हैं, ये बड़ा 1-2 नंबर में पूछा गया है। दैट दिस काइंड ऑफ डिबेंचर डू नॉट पे पीरियोडिक इंटरेस्ट बट आर इशूड एट द डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू। इन्वेस्टर रिसीव द फुल फेस वैल्यू एट द मैच्योरिटी। यहाँ पर क्या होता है कि ये डिस्काउंटेड इशू होते हैं, यानी कि ये एक तरीके के डिबेंचर हैं। ऑलरेडी आपने 1 लाख रुपए के डिबेंचर खरीदे तो आपको 1.5 लाख रुपए के डिबेंचर का प्रॉमिसरी नोट मिलेगा, और ये कहेगी कंपनी कि आपको इंटरेस्ट नहीं दिएंगे हम क्या, जब मैच्योर हो जाएगा 5 साल बाद तब आप पूरा एक साथ लमसम पेमेंट ले लेना, यानी कि आपने तो 1 लाख ही दिया लेकिन 1.5 लाख ले लेना। वो डिस्काउंटेड इशू हुआ है तो आपको ज़्यादा अमाउंट के डिबेंचर मिल जाएंगे। तो ये जीरो कूपन डिबेंचर होते हैं। नहीं समझ में आया, जरा इस एग्जांपल से समझो। जीरो कूपन एक बार फिर इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने एक कंपनी के 20,000 के डिबेंचर परचेस करे। अब मान लेते हैं उसकी फेस वैल्यू 1,000 रुपीज़ है। 1,000 रुपीज़ का फेस वैल्यू है, वैसे तो बहुत ज़्यादा है, इतना होता नहीं है। 1,000 रुपीज़ का फेस वैल्यू है, तो फेस वैल्यू के हिसाब से मेरे को 20 डिबेंचर मिलने चाहिए थे, हाँ या ना। 20 डिबेंचर मिलने चाहिए थे। मैंने 20,000 रुपये के उससे डिबेंचर परचेस करे और उसकी फेस वैल्यू 1,000 है। अब कंपनी ने कहा कि हम आपको डिस्काउंटेड इशू करेंगे। कितना इशू करेंगे? डिस्काउंटेड इशू करेंगे। हम आपको 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं सर। यहाँ पर कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हैं? 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। 20%, 10% अपन एग्जाम्पल से ले लेते हैं। तो फेस वैल्यू 1,000 है, तो उसने 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया मेरे को, ठीक है। तो ये डिस्काउंट हो गया। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई?
पहले तो ये फेस वैल्यू पे डिस्काउंट हमेशा फेस वैल्यू पे क्रिएट होता है, तो 100 रुपये का डिस्काउंट कैलकुलेट हो गया। अब मेरे क्या हुआ कि मैंने इन्वेस्टमेंट तो 20,000 का ही करा, इन्वेस्टमेंट तो मेरा अमाउंट जो है वो 20,000 का ही है, लेकिन मुझे 10% और डिबेंचर ज़्यादा मिल गए, यानी कि मुझे 22 डिबेंचर मिल जाएंगे, यानी टोटल 22,000 रुपये का मुझे डिबेंचर इशूड होगा। क्यों? क्योंकि 10% डिस्काउंट पे लिया गया है। या कंपनी ये कह सकती है, हाँ ये तो मैंने खैर अमाउंट ही लगा दिया इसलिए 22,000 का करेक्ट है, या मैं 18,000 दे के भी 20,000 रुपये का कैप्चर कर सकता था, तो ये अपन साइमल्टेनियसली चल गए। तो यहाँ पर मैंने 20,000 रुपये इन्वेस्ट करें जिसमें 22,000 के मेरे को डिबेंचर ऑफर करें, इसको बोलते हैं जीरो कूपन। अब इसके अंदर होता क्या है कि जब ये 22,000 रुपये, जब ये मैच्योरिटी पीरियड आएगा, इसका मान लेते हैं 3 साल का मैच्योरिटी पीरियड है, 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड है, तो मेरे को पूरे के पूरे 22,000 मिलेंगे, लेकिन मैंने इशू अमाउंट कितना दिया है 20,000, यानी 2,000 रुपये, जो 10% मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है वो स्टार्टिंग का ही मिल रहा होता है। क्लियर हो गया? क्योंकि डिबेंचर जो है उसमें नियम है कि वो डिस्काउंट पे रिडीम नहीं किए जा सकते, यानी उनका शोधन जो है वापस मैच्योर पीरियड में आप उसको डिस्काउंट पे नहीं सेल कर सकते हो, बायबैक कर सकते हो, इसका ये नियम है। क्लियर हो गया? ये इसी को ही क्या बोलते हैं हम? जीरो कूपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एडवांटेज पे आ जाते हैं। डिबेंचर के क्या एडवांटेजेस? कैपिटल रेज होती है, ठीक है, तो कैपिटल एक्सेस हो गई, फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट है, कोई चिंता नहीं कि इससे ज़्यादा आपको अमाउंट देना है, फ्लोटिंग में तो दिक्कत रहती है, लेकिन एक कंपनी को पता चल गया। डाइवर्सिफिकेशन है, डाइवर्सिफिकेशन यानी कि पूरा माल हमने इक्विटी से नहीं लिया, पूरा माल लोन से नहीं लिया, पूरी जो फंडिंग है हमने डाइवर्सिफाई कर रखी है, जिससे क्या हुआ हमको पता लग गया। अब मान लीजिए हमने इक्विटी से कुछ पैसा लिया है, कुछ लोन से लिया है, तो हमारा बर्डन बढ़ गया है ना, तो ये डाइवर्सिफिकेशन हो गया। फंडिंग के जैसे हम फंडिंग का इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड करते हैं, वैसे लोन को भी डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। ऐसा करते हैं ना, एक दोस्त से नहीं उधार लेते, 4 दोस्त से उधार लेते, ताकि जो मांग रहा होता है उसको इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। आपके साथ भी होता है ना, ऐसा होता है ना कि भैया इसने उधार मांगा तो भैया इससे लेके अभी इसको दे दो, फिर इससे वापस लेके वापस इसको दे देंगे, तो उससे क्या होगा? डाइवर्सिफिकेशन। ये एक बेसिक सा फंडा अपन करते रहते हैं लाइफ के अंदर। लिक्विडिटी बनी रहती है, तरलता बनी रहती है, मीन्स कि अमाउंट हमेशा वर्किंग कैपिटल के अंदर शो होता रहता है, और फ्लेक्सिबल टर्म्स रहती है, हम डिसाइड कर रहे रहते हैं, इसलिए फ्लेक्सिबल। अब डिसएडवांटेज या इसकी लिमिटेशन, इंटरेस्ट पेमेंट, भाई पैसा लोगे तो ब्याज तो देना पड़ेगा, तो ये इसमें ब्याज देना पड़ता है, इक्विटी शेयर में देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता। एक रिस्क भी रहती है डिफॉल्ट होने की, इंटरेस्ट रेट की भी रिस्क रहती है अगर फ्लोटिंग हो तो। लॉस ऑफ कंट्रोल, कितनी बार ऐसा देखा गया है कि डिबेंचर डिफॉल्ट हो जाता है तो वो कोर्ट में जाकर कंपनी की ओनरशिप तक अपने पास ले सकता है, तो कंट्रोल खो सकते हैं। ठीक है, मार्केट फ्लक्चुएशन होता है, कितनी बार मार्केट में हाई अपन को अमाउंट मिल जाता है और डिबेंचर अपन को कॉस्ट बर्डन कर रहे होते हैं, यानी कि अगर हो सकता है गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि बैंकिंग की जो इंटरेस्ट रेट है कंपनीज के लिए लो कर दी गई, और हम तो हायर इंटरेस्ट का डिबेंचर लेके बैठ गए और उसको फिर रिडीम भी नहीं कर सकते क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए। तो कुल मिला के डिबेंचर के मिनिमम डिसएडवांटेज या मिनिमम लिमिटेशन है, लाइक कि उसमें इंटरेस्ट पेड करना होता है, फिक्स टेन्योर होता है, कंट्रोल थोड़ा कम रहता है, लेकिन इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यहीं तक है अपना टॉपिक। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।